Excellency, sir, come forward, sir. Initiatives include conflict resolution, disaster and trauma. महोत्सव के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, परम पूज्य मुनि श्री लोकेश जी, मैं आप दोनों के चरणों में नमन करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। भारत सरकार के यशस्वी मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मंच पर विराजमान सूर्यदत्ता संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर संजय जी चौधरी साहब, श्रीमती सुषमा चौधरी जी, देवी और सज्जनों, भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए सभी किसान प्रतिनिधियों, मैं आप सबका सादर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। आर्ट ऑफ लिविंग दुनिया भर के 156 देशों में संचालित है। परोपकारी, सेवाभावी, जन कल्याणकारी, जीवन जीने की कला सिखाने वाला विश्व प्रसिद्ध संगठन है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समग्र समाधान प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस फाउंडेशन की प्रमुख गतिविधियों में नदियों के कायाकल्प, प्राकृतिक खेती, कौशल विकास, निःशुल्क शिक्षा, आपदा राहत, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, कैदी पुनर्वास और शांति पहल आदि गतिविधियां सम्मिलित है। श्री श्री रविशंकर जी देश और दुनिया में बतौर शांति राजदूत के रूप में भी जाने जाते हैं। आपको एक नहीं अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। सूर्यदत्ता संस्थान ने भी आज उनको सम्मानित किया है। मैं श्री श्री रविशंकर जी को इसके लिए बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आपको जो सम्मान दिया गया है, आपके कारण इस सम्मान का महत्व और बढ़ गया है। साधना, सेवा और सत्संग, इस मंत्र के द्वारा श्री श्री रविशंकर जी लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आज का ये परिदृश्य इसी का परिणाम है। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में, कृषि के विकास के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में और जल का उपयोग करने के क्षेत्र में और किसानों को समृद्ध बनाने की दृष्टि से आय में वृद्धि करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसी के प्रतीक के रूप में, प्रमाण के रूप में आप सब यहाँ एकत्रित हैं। आप जागरूक किसान हैं। कुछ राज्यों के कुछ किसानों ने अपने अनुभव बताए। निश्चित रूप से वो अनुभव सुखद है, प्रशंसनीय है और इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार की योजनाओं के साथ साथ अगर किसान भी उसमें जन भागीदारी के रूप में सम्मिलित होकर के उन योजनाओं को साकार रूप देने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आप
आपने सफलता का वर्णन करते हुए ये भी बताया कि पहले आपकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हवाई जहाज से यात्रा करें, परंतु जिन किसानों ने रुचि लेकर के कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है, विकास किया है और आर्थिक स्रोत में वृद्धि की है, निश्चित रूप से उसके कारण ही आप हवाई यात्रा करके यहाँ आए हैं। इस किसान समृद्धि महोत्सव में प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी, टिकाऊ और प्राकृतिक खेती, छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए प्रभावी रणनीति, देशी बीजों का संरक्षण आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। और निश्चित रूप से आप अनुभवी हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, उसको आचार विचार और आदान प्रदान करके एक दूसरे को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि 3 दिन का ये महोत्सव निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से आयोजित किया गया है उसमें आप सबको और बाकी किसानों को भी लाभ मिलेगा। भारत दुनिया के वर्षा आधारित कृषि वाले देशों में उपज की मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में पहले स्थान पर है। कुल फसली क्षेत्र के 2/3 भाग में वर्षा आधारित कृषि होती है और इसको और सुदृढ़ करने की दृष्टि से आप 3 दिन तक भिन्न भिन्न सुझाव पर विचार विमर्श करेंगे। हम जानते हैं कि इजराइल की जलवायु, हालांकि मंत्री जी ने उसके बारे में बोला है, मैं बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करूंगा, परंतु जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, प्राकृतिक रूप से भी उपयुक्त नहीं है। फिर भी इजराइल कृषि क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कैबिनेट मंत्री के रूप में जब भारत के राष्ट्रपति इजराइल और अन्य 3 देशों की यात्रा पर गए थे, मैं भी उनके साथ वहां गया था और मैंने इजराइल की जो स्थिति है, वहां 9-10 इंच एवरेज बरसात होती है, उसके बाद भी कृषि के क्षेत्र में उन्होंने अत्यधिक विकास किया, देश और दुनिया को संदेश दिया और कृषि उत्पादन में आज भी वो दूसरे देशों की तुलना में आगे हैं, अधिक उत्पादन करते हैं। इजराइल ने खेती का स्मार्ट तरीका अपनाया है। ड्रिप इरिगेशन तकनीक के उपयोग से पानी और पैसा दोनों को बचा करके अपनी स्थिति ठीक करने में सफलता हासिल की है। पानी की हर बूंद बहुमूल्य है। भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार जल संरक्षण को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी प्रारंभ की है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, वैसे तो आप जागरूक हैं और इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, और भी अधिक मात्रा में इन योजनाओं का लाभ लें। मैं श्री जी के सानिध्य में इस संस्थान में आया, गौशाला देखने के लिए गया। बहुत अच्छी और बड़ी मात्रा में गाय यहाँ है। गौशाला के माध्यम से भी, पशुपालन के माध्यम से भी दूध उत्पादन करके आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। इस दिशा में भी आपको सोचने की आवश्यकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसा बताया गया कि 48 नदियों का कायाकल्प करके उसके आसपास सिंचाई साधन निर्मित करने का प्रयास किया गया है। जहां कहीं संभव हो, नदियों को जोड़ने की भी
आवश्यकता है। जोड़ने संबंधी जो भी विकल्प हो सकते हैं उस पर विचार करके कार्य योजना बनाने की जरूरत है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है और उस प्रयास में अगर आप भी रुचि लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलने में और अधिकता सामने देखने को मिलेगी। प्रति बूंद अधिक फसल को, जैसा मैंने बताया, सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को लोकप्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई यंत्रों पर भी सब्सिडी दी जाती है। इस प्रकार की दी जाने वाली सब्सिडी का भी आप लाभ उठाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। इस परिसर में जब हम घूम रहे थे तो हमने देखा कि जैविक खाद निर्माण का भी यहाँ बड़ी मात्रा में काम किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि जैविक खेती जैविक खाद बना करके करने का प्रयास करें। रसायन खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती में लागत कम होती है और उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती से जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ती है और पानी की खपत कम होती है। निश्चित रूप से यह हम सब लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक है और पानी की दृष्टि से भी और फसल की दृष्टि से भी। जैविक खेती मृदा की उर्वरकता एवं कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधि और भी अधिक लाभदायक है। बाजार में जैविक खेती से जो उत्पादन होता है उनकी मांग ज्यादा बढ़ती जा रही है। बजाय केमिकल से निर्मित खाद्य के उपयोग से उत्पादित फसल के जैविक खेती से उत्पन्न फसल की डिमांड बढ़ रही है और उन डिमांड की पूर्ति के लिए उन फसलों का लाभ भी अधिक मिल रहा है। हमको इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। फिर फूलों का भी बहुत बड़ा निर्यातक देश है। भारत में औषधीय खेती करके भी किसान समृद्ध हो सकता है। खेती के सर्वांगीण विकास में ये सब प्रकार की उपज भी अति महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में और तकनीक का उपयोग करके किसान समृद्ध हो सकता है। कुल उत्पादन में वृद्धि, बाजार में उत्पादक की बेहतर कीमत, उत्पादन लागत में कमी, उपज विविधीकरण, कुशल पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, पशुपालन आदि के माध्यम से किसानों की समृद्धि हो सकती है, किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने जो एक अपेक्षा की है, योजना बनाई है कि हम कुछ वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस दिशा में भी हमको सफलता मिल सकती है। प्रमुख योजनाएं प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान संपदा योजना, कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार कृषि ऋण, कपास प्रौद्योगिकी मिशन, चीनी प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन आदि योजनाओं के साथ एमएसपी की दरों को भी प्रतिवर्ष संशोधित करने की सरकार की योजना है।
इन योजनाओं के माध्यम से भी आप लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहयोग दिया जाता है। निश्चित रूप से इन 2 वर्षों में इस योजना के कारण छोटे किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ है। इस योजना का भी लाभ उनको लेने की आवश्यकता है। किसान समृद्धि महोत्सव एक पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जिसका उपयोग वे प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जीरो बजटी खेती में वित्तीय सुरक्षा और प्रचुरता प्राप्त करने, स्वदेशी बीजों के साथ कृषि जैव विविधता, वित्तीय साक्षरता, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। सफलता की कहानियों को साझा करने, उत्पादन और विपणन को सुधारने का प्रशिक्षण प्राप्त करने, उभरती प्रौद्योगिकी और आय में वृद्धि करने की तकनीकी को समझने तथा ध्यान और प्रश्वास की विधि सीखने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के 1,000 से अधिक किसान यहाँ आए हुए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ इन 3 दिनों में आप कृषि के क्षेत्र में विकास की दृष्टि से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आधुनिकतम तरीके जो हो सकते हैं उन सबको समझकर उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हमको करना चाहिए। हमें कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित साहित्य भी पढ़ना चाहिए, वहाँ जाना भी चाहिए और योजनाओं के बारे में समझना चाहिए। कृषि का विकास कैसे हो सकता है ये भी समझने की आवश्यकता है और ये सब समझ करके आप कृषि के क्षेत्र में जन भागीदारी निभाएं। निश्चित रूप से देश दुनिया में कृषि के क्षेत्र में भी प्रथम स्थान पर होगा और ये देश फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में, सोने की चिड़िया बनने की दिशा में, विश्व कल्याण की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।